Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो हम लोग की विषय वस्तु है दैट इज दी बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। सस्टेनेबिलिटी दैट मीन्स व्हाट, किसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, अर्थात मार्केट में सस्टेन करना, मार्केट में बने रहना एक चीज है, और मार्केट में बने रहने के साथ उन्नति करते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन इकोनॉमिकली या कॉमर्शियली बहुत बड़ा फर्क है। आज हम लोग इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मार्केट में सस्टेन करती है और कैसे सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखती है, उसका फ्यूचर ट्रेंड, कौन कौन से चैलेंजेज हैं, और उस चैलेंज के साथ जैसा कि आप देखते हैं मार्केट में चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। इस अपॉर्चुनिटी को इनकेस करते आना चाहिए कंपनी को। आखिर यह सारे कौन से पैरामीटर हैं जिससे कि हमारी सस्टेनेबिलिटी, अर्थात आप एक गांव घर में कहावत सुने होंगे कि जब व्यक्ति भीख मांगने वाला व्यक्ति का भीख कभी खत्म नहीं होता, राजा का रजवाड़ा खत्म हो जाता है। कहने का मतलब कि आपके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, लेकिन यदि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप गरीब बन जाएंगे। लेकिन एक गरीब के पास यदि सोर्स ऑफ इनकम है, भले ही वो छोटा है, लेकिन उसके काम जीवन भर चलते रहेगा। जैसा कि भविष्य और चैलेंज की हमने बात किया था, हर एक चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी होता है। आपको याद हो नोटबंदी में भी कई बार लोग खूब पैसे कमाए। कोरोना के टाइम पे देखिए हॉस्पिटल वाले कितने कमाए, खूब कमा रहे हैं। कोरोना एक्चुअल में 2-4% था, 90% तो लूट था। तो कुल मिलाकर के इन चीजों को आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी थी। हम इंडस्ट्री की बात करें तो हर इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग जो है एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं। आप किसी भी 2-4 इंडस्ट्री को यदि उठाते हैं तो सबकी वर्किंग अलग अलग है, और सबके सक्सेस पैरामीटर और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबका, जैसे आप मान लीजिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके अलग पैरामीटर हैं। हर मौसम में जो है इसकी अलग चैलेंजेज हैं, मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े आपको बनाने हैं। उसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें हम, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी अपने चैलेंजेज है। मार्केट में आप देखिए हर महीने एक नया बाइक आ जाता है, नया कार आ जाता है, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, विथ सर्टेन चेंजेज, ठीक ना। और लुक वाइज तो हर महीने चेंज हो रहा है। इसी तरह से आप सर्विस इंडस्ट्री को देखेंगे, हर समय आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट अपने कस्टमर को देना होगा। यदि हम ध्यान दें तो जहां भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे, उसके प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर के डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस, मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक एंड ऑल दोज थिंग्स, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब के ऊपर ध्यान देंगे, तब आप मार्केट में बने रहेंगे। फिर भी कुछ और पैरामीटर्स हम आपको आज बताने वाले हैं कि सिर्फ आपको मार्केट में बने नहीं रहना है, मार्केट में लीड करना है, उसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस लेकर के कब तक आप बने रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को समझें। हम यदि समझते हैं किसी भी फैक्ट्री की, ठीक है ना, तो आज हर फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समय के साथ जो है उसमें एंट्री मारते गया, और उस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट के वैल्यू में एडिशन आ गया। हमारी जो इंडस्ट्री थी वह जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग था, अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है एडॉप्ट कर चुकी हैं। मेकाट्रॉनिक्स, पहले मैकेनिकल अलग काम करता था, इलेक्ट्रिकल अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, लेकिन अब सब चीज़ों का हाइब्रिड धीरे धीरे होते जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग जैसे सॉफ्टवेयर खूब चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, अर्थात लो कॉस्ट पे हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिसमें आप प्रोडक्ट की मॉडलिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मेथड डिसाइड कर सकते हैं, टूल्स डिसाइड कर सकते हैं और वर्कर को कितना नॉलेज चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आप विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। साथ में ही आप इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में आपकी इंडस्ट्री चल रही है, नहीं। आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अर्थात हर साल आप अपने एम्प्लॉय का यदि 10% इंक्रीमेंट देते हैं तो 10% जो है इंक्रीमेंट ओवरऑल होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी 10% इंक्रीज होना चाहिए। तो दैट इज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दैट मीन्स कि आप ग्रोथ करें। सोशल सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी में एक पद और प्रतिष्ठा, आपके कंपनी की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब जो चीजें हैं ठीक है उसकी एक बनी रहे। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऐसा तो नहीं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्यूचर, दैट मीन्स कि आने वाले जनरेशन की साइकोलॉजी हमें पकड़ना ही होगा, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट डेवलप करना ही होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ये सब पैराडाइम है उन सब के ऊपर, चाहे वह आपके कस्टमर रिलेटेड हो या जो है इन्वायरमेंटल रिलेटेड हो, जिसको ग्रीन सस्टेनेबिलिटी आजकल बोलते हैं, ठीक ना। बड़े बड़े इंडस्ट्री से, छोटे छोटे इंडस्ट्री से, सोसाइटी से, एनजीओ से कोलेब्रेशन, ठीक ना, गवर्नमेंट से कोलेब्रेशन। और हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीन कितना भी डेवलप हो जाए, ह्यूमन से डेवलप नहीं हो सकता है, ह्यूमन ब्रेन से डेवलप नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन और दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी। यू हैव टू ट्रेन आवर ह्यूमन बीइंग वर्कर्स। इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है सस्टेनेबिलिटी जो है वैल्यू एडिशन के ऊपर है, ठीक ना। वैल्यू एडिशन में आप देखिए समय के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर जगह शहरों में जो है लोग रहना पसंद करते हैं, शहरीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इन चीज़ों को कैच करना है। इंफॉर्मेशन फ्लो, जो चीज़ें पहले मैनुअली करना होता था बाद में कंप्यूटर पे होने लगा, अब आजकल हर चीज़ जो है स्मार्टफोन में हो जाता है। तो दीज आर दी टेक्नोलॉजी, दीज आर दी डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू पेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट। इस लाइन की बात करें, सस्टेनेबिलिटी में चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हमने जो आपको बताया, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया अभी कि इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, ये तीन फैक्टर्स तो हैं ही हैं। इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपके वर्कर्स हैं, कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉय इज द ग्रेट एसेट फॉर द कंपनी, दैट इज द पंच लाइन ऑफ मेनी ऑफ द कंपनीज, ठीक है ना। और जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री में इनकलकेट कर सकते हैं। इसमें जो है टेक्नोलॉजी तो हमें अडॉप्ट करना है और हमें इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, माने इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल के साथ साथ ह्यूमन रिलेटेड जो वैल्यू है उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ में ही हमें प्रॉपर रिसर्च और इनोवेशन को भी, जो है R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सबको जो है इनकलकेट करके हमेशा मार्केट में कुछ नया, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफाई करके उसको एक अलग रूप में मार्केट में लाना पड़ेगा। यदि हम नहीं ला पाएंगे मार्केट में नए रूप में, नए तरीके से, तो हम धीरे धीरे जो है ऑब्सोलिट होते जाएंगे, आउटडेटेड होते जाएंगे। ध्यान दीजिए कि राइट टेक्नोलॉजी फॉर द राइट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, सही टेक्निक आपके पास रहना चाहिए, रिसर्च टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है या एक कोरी कल्पना हो। तो हमको ये ध्यान देना है कि मार्केट में किस चीज़ की पोटेंशियल है, किस चीज़ का डिमांड है, उसके अनुसार ही हम अपनी टेक्निक्स को डेवलप करें, उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च करें। और डिमांड का जो है हमेशा एक फोरकास्ट हमारा सही हो, कैसे हो सकता है, इन चीज़ों के लिए जो है रिसर्च, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस और इन सबको प्रायोरिटी बेस्ड, ये टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बड़े बड़े कंपनी का 10 से 20% खर्च जो है R&D पे होता है।
यदि हम मैन्युफैक्चरिंग करें प्रोडक्ट की, अभी फ्यूचर प्रोडक्ट्स की यदि हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या हैं? आज यदि हम देखें 10 साल पहले जाएं तो ट्रेडिशनल मशीनें हुआ करती थी, आज सब कंप्यूटराइज्ड मशीनें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा था, और यदि उसको हम मीट नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति, ये 5 हमारे सभ्यता के जो है स्तंभ है। लेकिन हम 4 को छोड़े यदि सिर्फ गति को पकड़ लें, मतलब प्रोग्रेस, तो यू हैव टू हैव द प्रोग्रेसिव। यदि आपके पास प्रोग्रेसिव स्किल नहीं है तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स लिए हैं कि फ्यूचर जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आने वाले समय के लिए जो प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, डिजाइन में भी, प्रोडक्शन में भी। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी के जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके जो आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन जो बदल रहे हैं, उनको मीट करने के लिए चाहिए, उनको हम जो है फुलफिल करने के लिए चाहिए। और साथ में ही नए नए मार्केट खुल रहे हैं, नए नए कॉलोनी बन रही हैं, नए नए जगह पे इंडस्ट्री लग रहे हैं। आखिर ये पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड होगा? आने वाले मार्केट में, आने वाले समय में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी? और साथ में ही एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल। आप ग्लोबल से लेकर के लोकल तक बिजनेस कर सकते हैं। आज आप देखें मार्केट में स्मार्टफोन पे ऐसे बहुत सारे एप्स हैं आपके पास कि आप प्रोडक्ट सिर्फ बनाइए, उस पर डाल दीजिए, फोटो डाल दीजिए, खरीदने वाले आपको फोन लगा लेंगे। तो इस तरह से आप लोकल से लेकर के ग्लोबल तक बिजनेस कर सकते हैं। फिर सर्विस प्रोविजन, मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कोई जो है प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ विल यू प्रोवाइड दिस सर्विस? ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच देना बड़ी बात नहीं है, बेचने के बाद उसका प्रॉपर फीडबैक, उसकी प्रॉपर जो है सेल्स एंड सर्विस जिसको बोलते हैं, वो जो है बहुत जरूरी है। और चूंकि आप देखिए कार तो कार है, आज से 20 साल पहले भी जब मैं कार में चलता था तो एक जगह बैठे दूसरे जगह उतर गए, बारिश, ठंड, धूप से बच जाते थे। लेकिन आज जो हम कार देखते हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस, मल्टी फंक्शंस, और जो है अलग अलग तरीके आ रहे हैं। कार तो वही है लेकिन उसके फंक्शन बढ़ गए। तो जो कार आज जो है 20 लाख में मिलती है वो कभी 2 लाख की हुआ करती थी, फंक्शन के चलते उसकी कॉस्ट बढ़ गई। और स्मार्ट प्रोडक्ट बनाइए हमेशा। स्मार्ट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है? स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट थिंकिंग भी होनी चाहिए इंडस्ट्री में। यदि आप एक इंजीनियर हैं, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो यू हैव टू हैव द स्मार्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, देन ओनली यू कैन सर्वाइव, यू कैन लीड। तो स्मार्टनेस का कई सारा हम मीनिंग बता चुके हैं पहले कि स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, ठीक ना, राइट टीचिंग या राइट टेक्नोलॉजी, दैट इज द स्मार्टनेस। यदि हम जो है पूरे के पूरे जो है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। दिस फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी कि मार्केट में जो है किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसका जो है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, डिजाइन कैसे हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकती है, और पैरेलली जो है प्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसमें किस तरह का इंजीनियरिंग लगेगा, ठीक ना, किस तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक ना, और जो है प्रोडक्ट बन जाएगा तो मार्केट में कैसे सेल्स करेंगे उसकी, और जो है सेल्स एंड सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। फिर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, जब उसका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा तब उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग में भी कैसे जो है कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, तभी तो प्रॉफिट आपका निकलेगा। और कम कॉस्ट आप रखेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। दैट इज दी एडेप्टिव एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। अब यदि हम बात करेंगे चैलेंजेज क्या है, तो जैसा कि हमने आपको बताया इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल तीनों चैलेंज है। यदि इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, इसमें क्या है कि इकोनॉमिकल दैट मीन्स रिकन्फिगरेबल, एडेप्टिव एंड इवॉल्विंग फैक्ट्रीज। दैट मीन्स कि आपको अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है। आप यदि सोचते हैं कि आज एक साल की रेवेन्यू हमारा
2000 करोड़ है और ये बना रहे तो नहीं, आपको 2000 से जो है मतलब 3000 करना पड़ेगा, 4000 करना पड़ेगा। आपको एक निरंतर इम्प्रूवमेंट की जो है कोशिश करनी ही पड़ेगी। फिर अपने परफॉर्मेंस को, दैट मीन्स कि प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को कैसे जो है इन्हांस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक मशीन लगाया 1 करोड़ का और कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट अब मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया है। तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है तो कोई और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्या जो प्रोडक्ट उस मशीन पे बनता था क्या वो मशीन भी बेकार हो गई? यदि मशीन बेकार हो गई तो मालूम चला कि जितना प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ था, इनकम नहीं हुआ था, उससे ज्यादा तो मशीन का कॉस्ट चले गया है। इसलिए मशीन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब दूसरी प्रोडक्ट बनानी हो तो दूसरी भी बन जाए। इसीलिए हमने जो है बताया था आपको ऑटोमेशन वाले टॉपिक में कि एक आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, ठीक है ना, और एक फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और एक फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन अलग होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके कंपनी में होना चाहिए, आपके एम्प्लॉय में भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगी उतना आप सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप देखिए नदी के किनारे जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो झुक जाते हैं तो बच जाते हैं, जो झुक गया वो बच गया और जो अकड़ गया वो उखड़ गया, ठीक है ना। तो अकड़ना नहीं है, दैट मीन्स कि फिक्स्ड नहीं होना है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी, प्रेसिजन, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जीरो डिफेक्ट, कोई आइटम बनाया उसमें जीरो डिफेक्ट हो, मतलब कोई डिफेक्ट आए ही नहीं। और जो आपके पास रिसोर्सेस है, ठीक है ना, उसको इफिशियंटली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और जो है प्रोडक्ट को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आज कोई 15,000 में प्रोडक्ट आपने सेल्स आउट किया, अब आप उसी को 10 साल के बाद उसको बाई बैक कर लीजिए सस्ते में और उसको रिसाइकिल करके फिर कुछ बना लीजिए। तो दिस इज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिकली आपको सस्टेन करने के लिए मार्केट में इन सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा। अब बात आती है सोशल सस्टेनेबिलिटी की कि सोसाइटी में कैसे। तो सोसाइटी में आप देखते होंगे कि एक सीएसआर फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक कंपनी जो है अपने जो है वुमेन अर्थात वर्कर को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटी देती हैं, बोनस देती है और साथ में स्कूल चलाते हैं, दुनिया भर की फैसिलिटी देती है। एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग हम दें, ठीक ना, सेफ इन्वायरमेंट दें और एट्रैक्टिव वर्क प्लेस, दैट मीन्स वर्क प्लेस इतना गंदा ना हो, अच्छा हो, ताकि लोग आए तो काम करने का मन करे, ठीक है ना। केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे किसी जो है वर्कर को बच्चा हो गया तो उसको हम थोड़ा लीव दे दिए 10-15 दिन के लिए, ठीक ना, या किसी का मेडिकल इमरजेंसी आ गया, ठीक ना, तो हम उन चीज़ों को समझें, ठीक ना। वर्कर के जो है पर्सनल प्रॉब्लम को भी हम जो है यदि टैकल करते हैं, दैट इज केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ना। और किसी वर्कर से हम इतना ज़्यादा काम न ले लें कि अगले दिन से जो है वो भग ले, ठीक है ना। और ये चूंकि ग्लोबली आज हम देख रहे हैं कि सिटीजन्स अलोंग ग्लोबल सप्लाई चेन पूरा दुनिया में इस तरह की जो है चीज़ें हो रही हैं, तो सोसाइटी में किसी कंपनी को वैल्यू बनाने के लिए इन चीज़ों को जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आजकल तो इन्वायरमेंट वाले इतने लोग हैं, ठीक है ना, कहीं इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा तो तुरंत जो है वो छापा मार देते हैं, ठीक है। तो जो है कई तरह की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है आपके कोई भी मशीन ऑपरेशन से या किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी वर्किंग से। इन्वायरमेंटल जो है इम्पैक्ट जो है निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो ग्रीन इन्वायरमेंट जो हम बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, ग्रीन जो है मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हियर। तो इसके बहुत सारे आपने देखा कि आप कंजप्शन ऑफ एनर्जी, जैसे पहले हम लोग ट्यूबलाइट जलाते थे, अब सीएफएल जलाते हैं, उसके बाद एलईडी आ गया। लाइट तो उतना ही है लेकिन एनर्जी कम हो गया। तो जब कंजप्शन ऑफ एनर्जी कम करते हैं तो अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं आप सेफ रखते हैं। दूसरा चीज है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट करें, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, इन सारे एनर्जी को हम प्रमोट करें रेदर देन
कि थर्मल पावर प्लांट जो कोल वाली आती है या डीजल की एनर्जी, ठीक ना। और कंजप्शन ऑफ वाटर, कहीं वाटर बेकार तो नहीं जा रहा है, नल कहीं खुला हुआ तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को। और जीरो इमिशन, दैट मीन्स कि जितने भी हमारी जो मशीन्स हैं, बजाय कि डीजल पे चले, उसको हम कोशिश करें कि जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलाए। इलेक्ट्रिक इंजन होगा तो कहीं भी पॉल्यूशन नहीं होगा, पहला चीज़। जहाँ कहीं डीजल इंजन है उसको हर्मेटिकली सील्ड करें ताकि वाइब्रेशन कम से कम हो, पॉल्यूशन जीरो हो, ठीक ना। उसके बाद जो मटेरियल है उसका भी वेस्टेज कम से कम हो, ठीक ना। और प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के ऊपर हम ध्यान दें, ठीक ना। और जो है एक इंडस्ट्री में हारमोनी बनाएं, किसके किसके बीच में, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, जो भी है 6M जो इसको बोलते हैं, उनके बीच एक बेहतर तालमेल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, वो होना जरूरी है, ठीक ना। और रिसोर्सेज को इफिशियंट बनाएं, और प्रोडक्ट भी जो बनाएं वो रिलायबल और ड्यूरेबल हो, तभी उसको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट दैट मीन्स कि फिट फॉर द कस्टमर, कस्टमर उसको लाइक करे, दोबारा खरीदने के लिए आए, आपको याद रखे कि हाँ हमने वहां से खरीदा था तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, दूसरे को भी रिकमेंड करे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल प्रोडक्ट। अब टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है कई सारे नई नई टेक्नोलॉजी आज के डेट में आ चुकी हैं, चाहे वो फोटोनिक्स बेस्ड हो, आज मटेरियल की जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है, सब इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें जो है, स्मार्टफोन पे बहुत सारे ऐप आ गए हैं, और प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीनिंग होती है, सब कुछ है। चाहे वो शेपिंग टेक्नोलॉजी हो, फॉर्मिंग हो, मशीनिंग हो, चाहे लेथ मशीन पे ही क्यों ना काम हो। अब ट्रेडिशनल लेथ मशीन धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहा है, सीएनसी मशीन आते जा रहे हैं, ठीक है ना। जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। सेल्फ असेंबली असेंबली लाइन में पहले मैंने सैकड़ों लोग, हजारों लोग काम करते थे, अब धीरे धीरे वो घट करके 2-4 लोगों पे रह गया है, ठीक है ना। मतलब कन्वेंशनल जो प्रोसेसेस होते थे इंडस्ट्री में, वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। जब टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएंगी, जो है आपका ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन, लेजर बीम मशीनिंग, जेट मशीनिंग, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में काफ़ी पहले से। और हम तो बात करते हैं माइक्रो और नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, ठीक है ना। क्योंकि जो है आज लेटेस्ट जो इंडस्ट्री का वर्जन है, इंडस्ट्री 4.0, उसमें तो नैनो पिको पे काम हो रहा है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग जो डिवाइसेस हैं आपके, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, दैट मीन्स की जो आपके मेजरमेंट वाले पार्ट हैं, चाहे वो प्रेशर मेजरमेंट हो, या वॉल्यूम मेजरमेंट हो, या डायमेंशन का मेजरमेंट हो, ये सब 100% एक्यूरेट होना चाहिए। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सेंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्शन, दैट मीन्स कि एक ह्यूमन इंस्पेक्शन है जहाँ गलती की चांसेस है, लेकिन जब मशीन इंस्पेक्ट करती है, रोबोट इंस्पेक्शन करता है, तो गलती की चांसेस नहीं के बराबर होती है। फिर हम फ्लेक्सिबल सीट टू सीट पे आते हैं, ठीक है ना। रोल टू रेल रोल पे आते हैं, दैट इज आल्सो ए न्यू काइंड ऑफ प्लांट लेआउट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इज ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो नॉन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हैं जितने भी, चाहे वो लेजर बीम हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या अल्ट्रासोनिक हो, या इंफ्रारेड का कॉन्सेप्ट हो, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को इनेबल करती है डेवलपमेंट के लिए, कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो काम हमारा पहले या तो असंभव ही था, ठीक ना, या बहुत टाइम लगता था, वो आज 1 से 2 मिनट में हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि हम बात करें हाई रिस्क जोन पे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, आदमी जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सांस कैसे लेगा, फिर वहाँ पे रिएक्शन हो सकता था, या डेंजर जोन था। लेकिन अब रोबोट को हम भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोबोट मरेगा तो रोबोट फिर दूसरा बना लेंगे, लेकिन आदमी जो है बनाना जो है संभव नहीं है ना। तो आदमी तो एक परमपिता परमात्मा का अंश है, हमारा अधिकार नहीं है कि उसको हम जबरदस्ती कर लें, ठीक ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक ना। कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक ना, चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन कहीं पे कोई एरर आ गया तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल भी है, प्रोडक्शन भी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल भी है। हर लेवल पे आपको कंट्रोलिंग टेक्निक आपके पास होनी चाहिए,
और ये कैसे संभव है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों से आपका प्रेसिजन और एक्यूरेसी, स्पीड, क्वालिटी सब चीज़ें इम्प्रूव होती है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ये नहीं कि जो है हम 4 दिन में एक दिन मॉनिटर कर दिए। पहले इंस्पेक्शन की टीम जो है महीना में एक बार 2 बार आती थी इंस्पेक्शन करने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में। आज के यंग जनरेशन उस चीज़ को नहीं जानता है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि देखा है कि इंस्पेक्शन टीम महीना 2 महीना पे ऑडिट करने आती थी, लेकिन अब चूंकि चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है तो 24 आवर मॉनिटरिंग रहती है, ठीक है। उसी तरह से इंटेलिजेंट मशीनरी कंपोनेंट, ठीक है ना। अब मशीनरी जो है उस 100% सेफ होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी, जैसे आप घर में रेफ्रिजरेटर खरीदते होंगे तो आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार खरीदते हैं, क्यों? कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन क्या है, कम से कम है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमने आपको बता ही दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन इतना आसान हो गया है, इतना फास्ट हो गया है, जिसका कि आज से 10 साल पहले लोग नहीं सोच सकते थे। देखिए 10 से 20 साल के अंदर एक जनरेशन चेंज हो जाता है। पहले जी था सिर्फ, ठीक है ना, उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G, 6G, 7G, ये जनरेशन आते रहेंगे। लेकिन आते रहेंगे से मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको उसके अकॉर्डिंग एडवांस बनना पड़ेगा, तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। आज यदि आप एक बेसिक फीचर्स फोन लेकर के चलते हैं, स्मार्टफोन लेकर के नहीं चलते हैं, तो आपको लोग जो है पता नहीं क्या समझेंगे, और खुद आप अपने आप में अच्छा फील नहीं करेंगे। स्मार्टफोन तो रहना चाहिए आपके पास, तो रहना तो चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने तरक्की कर ली, फीचर्स फोन पे, स्मार्टफोन पे आप आ चुके हैं, लेकिन आ चुके हैं इसका मतलब क्या है? आगे कोई स्मार्टफोन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, दिन व दिन जो है नई टेक्नोलॉजी आते रहेगी। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी आपको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन जो है मतलब छोटे छोटे बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट करके वर्कर्स को देना होगा, ठीक है ना। मशीन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्लोबली आप सोचिए लेकिन काम कीजिए लोकली, ठीक है ना। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि समस्याएं आएंगी, ठीक है ना। आपके भी जिंदगी में, हमारे भी जिंदगी में समस्याएं हैं, इंडस्ट्री में हर जगह समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं का रोना नहीं रोना है। किसका रोना रोना है? सॉल्यूशन का, कि हम इस समस्या का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वर्चुअलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन आप देख ही रहे हैं कि दुनिया वर्चुअल दुनिया हो चुकी है, हवा हवाई में चीजें चल रही है। डिजिटलाइजेशन भी आप देख रहे हैं, इनोवेशन कंटिन्यूअस रन जो है बिजनेस रन कर रहा है। मॉडलिंग, सिमुलेशन, फोरकास्टिंग और वर्कर्स की ट्रेनिंग, उसकी नॉलेज इंप्रूवमेंट, और जो की रिसोर्सेस है उसको हम कैसे अच्छे से जो है यूटिलाइज करें। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस। आप मार्केट में यदि एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अकेले वही इंडस्ट्री नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाले अनेकों इंडस्ट्री हैं। तो आपको जो है इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस, आपको जिंदगी मतलब कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, तो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो कंपटीटर प्रोडक्ट बना रहा है वह देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे बेहतर आप कैसे बना सकते हैं। उससे बेहतर आप बनाएंगे तो ही मार्केट में टिके रहेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। अब चलते चलते हम लोग देखें कि लीन और एजाइल सर्विसेज। देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग आप पढ़ चुके होंगे, मेरे समझ से कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। कुल मिलाकर के यदि हम आपको बताएं, ठीक है ना, तो लीन का मतलब होता है कि जो भी हम इंडस्ट्री में वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और एजाइल मतलब फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वेस्टेज मिनिमाइज कीजिए तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और उसको एग्रेसिव बनाइए, प्रोडक्शन को रिच बनाइए टू दी कस्टमर, कि कस्टमर के पास हम कैसे जो है पहुंच सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उस फीडबैक को अपने प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम मशीन को किस तरह से जो है डेवलप करें, किस तरह से हम
उसमें सॉफ्टवेयर इनकलकेट कर दें कि थोड़ा भी मेंटेनेंस आए तो तुरंत पता चल जाए। मेंटेनेंस में ब्रेक डाउन होता है, जो है डाउन टाइम होता है, उस डाउन टाइम को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रोडक्शन टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब नए नए टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जो आपको कस्टमर से ले करके और इंडस्ट्री तक, कंपनी तक आपको अप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपके पास जब डिमांड आएगा तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? दो ही चीज से, कि जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो रॉ मटेरियल लीजिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से, रिसोर्सेज के हेल्प से आप प्रोडक्शन कीजिए। तो रिसोर्सेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, मशीन है, जो है वर्कर्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, ठीक है ना, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हैं जो हम लोग बात कर चुके हैं। जो है आईसीटी, अब इसमें जो है दो चार चीजें, इसमें कभी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, व्यक्ति को पुश करती है। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए खुद के ऊपर कि जब स्मार्टफोन नहीं था तो क्या आपका काम नहीं चलता था? चल जाता था ना, आराम से काम चलता था, खुशी खुशी चलता था। लेकिन जब से ही स्मार्टफोन आया उसके बिना काम नहीं चलता है। तो दैट इज द आईसीटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द आईसीटी। तो मार्केट उस हिसाब से जो है चीजें बदल चुकी हैं कि अब आप नई टेक्नोलॉजी यदि अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट से धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये कोलेब्रेशन है, जो है सब कॉन्ट्रैक्टर है, कोलेबरेटिंग थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग, आप नाम सुने होंगे। ये ओईएम, दैट मीन्स ओरिजिनल, ठीक है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। उसमें कस्टमर से लेकर कंपनी के हर एक एम्प्लॉय तक इन्वॉल्वमेंट होते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी कहने का मतलब होता है कि आप इस एग्जांपल से ये समझिए कि आप रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी दिल्ली में है और आप पटना से लेकर के आते हैं रॉ मटेरियल, तो पटना से दिल्ली पहुंचने में मान लीजिए 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा तो रॉ मटेरियल में कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें कि जैसे ही ट्रक पे हम रॉ मटेरियल रखें, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। जापान में यही टेक्नोलॉजी है कि हम ट्रक में सामान रख कर नहीं लाते हैं, ट्रक को इस हिसाब से डिजाइन कर देते हैं कि उस जो भी हम सामान रखें उसकी प्रोसेसिंग होने लगती है। तो कंपनी का टाइम बच जाता है, क्योंकि वहां से रॉ मटेरियल आएगा फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो नहीं, वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, फिर कनेक्टिविटी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, ठीक है ना, दीज आर दी कॉन्सेप्ट। तो इस पे आईसीटी पे हम एक अलग सेपरेट जो है वीडियो बनाएंगे। उस समय हम जो है बात करेंगे कि हम इससे कैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग को इनहांस कर सकते हैं। अगेन, जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड बताया था, वेरी फर्स्ट स्लाइड, हम फिर से वहीं पे पहुंच चुके हैं कि आपको यदि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो इन चीज़ों को एडॉप्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा। आपको अपने वर्कर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। आपको ग्रीन सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, सोशल वैल्यू को बढ़ाना होगा, आपके जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना होगा, स्किल्ड करना होगा, और बड़े अच्छे अच्छे एनजीओ से, गवर्नमेंट के कुछ पार्ट से आपको कोलेब्रेशन होना चाहिए, बड़े कंपनी से, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिलते रहे। ठीक है, आपको जो है नई रिसर्च और इनोवेशन की डेवलपमेंट की टीम बनानी होगी। आने वाले समय में फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के आप फ्यूचर में बने रहें, क्योंकि देखिए जिंदगी में एक बार आप नौकरी पा लिए एक अलग चीज है, और नौकरी में बने रहे दूसरी चीज है, और नौकरी में नित्य नई उन्नति करते रहे ये तीसरी चीज है। तो ये जो तीसरी वाली चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नौकरी पा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नौकरी में बने रहना भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस नौकरी में आपको जो है हमेशा प्रोग्रेस मिलते रहे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यदि हम बात किए तो अब हम बता दें आपको कि एडवांस, अब इसके कई सारे डोमेन हैं, तो अब इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे। अगेन इसकी जो है हम जो है बाद में कभी चर्चा करेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, इसमें हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको। और जो है इम्प्रूवमेंट टूल की भी जो है वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ बताएं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। ज़माना क्या है, डिजिटल है,
तो डिजिटल वर्चुअल रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए, कोलेब्रेशन होना चाहिए, मोबाइल इंटरप्राइजेज होनी चाहिए, ठीक है ना, और ह्यूमन सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ह्यूमन वैल्यू को वर्कर्स से लेकर के कस्टमर तक हर एक व्यक्ति की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझनी पड़ेगी और फोकस करना पड़ेगा सिर्फ कस्टमर पे नहीं। कस्टमर को तो मैंने आपको बताया ही, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो उन चीजों को समझना पड़ेगा। अब हम लोग लास्ट जो है उसमें पहुंच चुके हैं कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एडॉप्ट करना ही होगा मार्केट में बने रहने के लिए, और जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का हमने बात किया, और नए नए इकोनॉमिक चैलेंजेज और जो है सोशल और इन्वायरमेंटल चीज़ों को पकड़ना होगा, उसके ऊपर वर्क आउट करना पड़ेगा। देखिए, जो हमने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की, स्पेसिफिक पहले एक काम को पकड़े और एक्शनेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के हम प्लानिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे, नहीं, हमें एक्शन में लाना पड़ेगा, उस चीज को ग्राउंड पे करना पड़ेगा, तो ही हम मार्केट में लीड कर पाएंगे। दोस्तों, आज का ये था हमारा सस्टेनेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। किसी कंपनी में है तो उस कंपनी में जो है बने नौकरी पा लेना और नौकरी करते रहना और नित्य नई प्रमोशन, डेली एक नया प्रमोशन लेना, ठीक है, इंक्रीमेंट लेना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो उसी तरह से जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उस इंडस्ट्री में आप सिर्फ बने ना रहें बल्कि नित्य नई उन्नति करते रहें, और इस चैनल को भी जो है आप उन्नति प्रदान करते रहें। हर एक वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद तो आता ही होगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता है पैदा कि वीडियो नहीं आपको समझ में आए, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं समझ में आता है इसका मतलब कि हम इतने जो है बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, ठीक है ना। और ये वीडियो यदि समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और वंस अगेन कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।